नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और जैसे कि आप देख रहे हैं हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय शंकर दीक्षित जी। बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय। और शंकर दीक्षित जी साहित्य की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। विगत 70 वर्षों से आपकी लेखनी सक्रिय है। आप ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें आपने सृजन नहीं किया हो। आप पन्ना से हैं और ऑडिट विभाग में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आइए अब उनसे ही जानते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, कहाँ आपका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा वगैरह बताएं। मैं मूलतः पन्ना का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि हीरो की जन्मदा पन्ना नगरी है। और बचपन में क्या हुआ, कविता का मुझे जैसे इधर मेरा रुझान हुआ तो मेरे जो बाबा थे तो बाबा मुझे बचपन में दूसरे कवियों की कविता सवैया याद कराते थे। अच्छा। तो मैं मंदिर जैसे जाता था, मंदिर ले जा महंत के सामने उनका बेटा सुनाओ, तो मैंने अपना छंद सुनाया। उनने तब सारा प्रसाद दिया मुझे। बच्चे थे, बाल उम्र थी क्या, इस हिसाब से वो बीजारोपण हुआ कविता का। वहाँ से धीरे 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 तुकबंदी करता था। फिर वहाँ पन्ना में प्रसिद्ध हो गया। वहाँ मैंने छत्रसाल पर पहली कविता लिखी थी। अच्छा। महाराजा छत्रसाल पर। अच्छा। और बड़ा विराट कवि सम्मेलन हुआ तो वो कविता मैंने सुनाई पूरे छत्रसाल की जीवनी के। हाँ। उस कविता से हाँ। लोग धीरे धीरे पहचान। फिर भोपाल आ गया। भोपाल में फिर दादा राजेंद्र अनुरागी, दुष्यंत कुमार और काफी शायर ढूंढके जी के यहाँ आते थे। जितने बड़े शायर, शेरी साहब, कैफ साहब, सब इनका सानिध्य हुआ। इनके साथ उठ बैठ के थोड़ा बहुत जो सीख पाया इन सब लोग। और आपने भी अपने बारे में बताया, आपके बच्चों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं। जी। पहला मेरा एक बेटा है मनीष दीक्षित। वो पीपुल्स समाचार में स्टेट एडिटर है। मेरी बेटी शिक्षा विभाग में कार्यरत है, यूडीसी है, नीतू दीक्षित। वो मिस इंडिया थी, मतलब सुनती नहीं, लेकिन वो विश्व की क्या मिस इंडिया। और सरकार ने उसको परोस के सर्विस, मकान, घर सब कुछ दिया, बुला बुला के। और मेरी दूसरी बेटी है, वो है रायपुर में। तो वो हमारा दामाद मैनेजर है वहाँ, और वहाँ वहीं अपना निवास करते हैं। इस तरह से एक छोटा परिवार है अपना। और हम यही, अभी बच्चे ने ये नया मकान बनाया तो यही सब लोग आके रक्षाबंधन से सब लोग यही रहते। तो हम यूं कहें कि पन्ना से निकले हुए एक हीरे, जो अनमोल हीरे से आप सभी रूबरू हो रहे हैं। और अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि साहित्य की तरफ आपका रुझान जो है उसके लिए आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, खासकर आपके पिताजी जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबा, आपके दादाजी, दादाजी का, तो दादाजी भी लिखते थे? नहीं लिखते थे, उनको बहुत याद था। अच्छा। कविता सब ये पुराने कवियों के। जी। तो वो मतलब याद कराते, साहित्य की तरफ उनका रुझान काफी। जी। तो हम सुनना चाहेंगे जो आपने कहा कि पहली रचना शायद बुंदेली में, नहीं हिंदी में। हाँ, हिंदी में। जी। पहली रचना जो आपने, यदि याद हो आपको। जी। तो अवश्य सुनना चाहेंगे उसकी कुछ पंक्ति। हाँ, कुछ पंक्तियां। महाराजा छत्रसाल के जीवन के संबंध में कुछ छंद उसके सुनाता हूँ। जी। दीन दुखियों के दुखी, दर्द सिराने वाले, वतन की शान के सम्मान में गाने वाले, तुझे नमन है मेरा देश के अनमोल रतन, प्यासी धरती के लिए प्राण चढ़ाने वाले, प्यासी धरती के लिए प्राण चढ़ाने। इस तरह से लंबी कविता है। तो मैंने उसका वो, तो ये कविता आपने जब आप स्कूल में थे तब? हाँ, कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में तब कभी सम्मेलन हुआ तब मैं। अच्छा। आप कॉलेज की राजनीति में भी आपका सक्रिय योगदान रहा? प्रेसिडेंट था जी। महाविद्यालय में। जी। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। अच्छा। और वहाँ कई ऐसे पाकिस्तान पे हुआ, पाकिस्तान ने अटैक किया तो पाकिस्तान के खिलाफ बोला भाई पाकिस्तान। एक बार क्या हुआ, वो पन्ना में एक जुआ पकड़ा गया। अच्छा। वहाँ अंतरराष्ट्रीय जुआ होता था, वो कुंवड़ी सुरई बोलते थे ना। अच्छा। अंडरग्राउंड। तो एक एसपी आए सुरजीत सिंह, उसने साहब छापा डाला और 60 जुआड़ी खेलने वाले, और उनको रस्से में बांध के सुबह प्रोसेसन निकाला। और शाम को मीटिंग हुई तो मैं विद्यालय में था, तो मैंने भी 2 शब्द बोले।
मैंने कहा पुलिस ने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है, हम महाविद्यालय की ओर से उनको बधाई देते हैं। हाँ। तो क्या हुआ, जब मैं सर्विस में आया तो वो उसके लिए मेरे पास सम्मान आया। हाँ। कि साहब चलिए वो गवाह देने के लिए पन्ना में ऐसे सब हुआ। और कुछ ऐसे कारण रहे किसी छात्र जीवन में होते हैं, लेकिन कभी चोरी डकैती कोई ऐसे वो नहीं थे अपराध। तो मुझे क्या है, शासकीय सेवा से वंचित कर दी, टर्मिनेट कर दिया। अच्छा। वहाँ से एसपी ने लिखा, एसपी से यहाँ आईजी ने, मैं पटियों पे आ गया। तो सुमन जी के यहाँ ऑडिट करता था, सुमन के विश्वविद्यालय वहाँ यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लिफाफा मिला, नो लॉन्गर रिक्वायर, पटियों पे आ गया। मैं उनके पास गया, देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का आज नहीं है। तो मैंने दादाजी है, मैंने जुआ पकड़ा, उसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ भाषण दिए। तो ये मेरा वो नहीं था, और इसके परिणाम स्वरूप मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो बोले बेटा मैं मॉरिशस जा रहा हूँ और लौट के आऊँगा, फिर सीएम से बात करूँगा। फिर मैं वहाँ करता रहा, उन्हें सर्विस दे दी उस दूसरे दिन, और सब मेरी व्यवस्था वैसे चल रही। फिर वहाँ से यहाँ आ गया मैं, राजेंद्र अनुरागी जी के यहाँ रहता था। राजेंद्र अनुरागी ने फिर दुष्यंत कुमार बाल कवि मंत्री थे, उनके पास भेजा। तो बाल कवि ने बुलाया दूसरे दिन, दुष्यंत ने कहा कि इस बच्चे का काम होना चाहिए, आदेश वाली भाषा में दुष्यंत कुमार जी ने। तो दूसरे दिन गया, तो बड़े लोग बड़े ही होते हैं, उनका दिल भी बहुत विराट होता है। तो जैसे मैं गया, कैबिनेट मंत्री घर से अंदर से आया कि चलिए भोजन लग गया थाली, उनका रोक के मैं आता हूँ 10 मिनट। टाइपिस्ट बुलाया, टाइपराइटर मुझे लिखा कि लिखो, मैं श्री दीक्षित को व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, इनका इस तरह सेवा से वंचित किया जाना शासन के लिए एक लज्जा की बात है। बाल कवि मेरा पहले जाओ, फिर गृह मंत्री फलाना, ये चल के फिर पन्ना चला गया। मैं चलता रहा, चीफ सेक्रेटरी ने वो आईजी का रिजेक्ट कर, क्योंकि इसमें कोई ऐसा अफेयर्स नहीं। फिर मेरे पास ग्वालियर से फिर तार आया टेलीग्राम, फिर यहीं से पता लिखा था यही भोपाल में, सब इस तरह जीवन का चक्र, तमसोमा ज्योतिर्गमय वाला जो बातें है, वो सब अंधेरे विपक्ष देखे उजेले देख रहा हूँ, ऊपर वाले की कृपा है, सब की माया है। जी सही बात है, क्योंकि आप जब जीवन में आपके कुछ कटु अनुभव भी होते हैं और जीवन में अच्छे अनुभव भी होते हैं, और श्रेयस्कर यही होता है कि हम कटु अनुभव को भूल जाएं, क्योंकि उनको भूलना ही। तो अब हम मधुर अनुभव की बात करते हैं। तो देखिए हमारे सामने है 2 पुस्तकें आदरणीय दीक्षित जी की, तुलसी चौरा गीतों का और चांदनी समेटते हुए। हम इन पुस्तकों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि ये दोनों पुस्तकें कब प्रकाशित हुई और इनका विमोचन, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है आदरणीय नीरज जी के द्वारा हुआ है। तो इन पुस्तकों के बारे में जी पहला मेरा विमोचन, ये पुस्तक का विमोचन गुलियार ने किया था। अच्छा। गुलियार यहाँ माचिस पिक्चर बनाई थी, उसके लिए आए थे, मैंने बात करी तो उन्हें फौरन सहर्ष स्वीकृति दे दी। संस्कृत भवन में वो आए और मेरी किताब का विमोचन किया गुलियार। और दूसरी पुस्तक चांदनी समेटते हुए जब मेरी आई 2015 में, तो नीरज जी को यहाँ 2 लाख का पुरस्कार मिला था। अच्छा। तो मैंने उनको अलीगढ़ से बात की, मैंने कहा दादा मैं आपसे बड़ा गीतकार किसी को नहीं मानता, तो मैं चाहता हूँ आपके हाथों से मेरी ये किताब का विमोचन हो। और ठीक है, नहीं बेटा मैं करूँगा। तो मैं होटल चला गया, होटल में रुके थे जहाँ, बीड़ी पीते हुए अपने, और मैंने कहा दादा मुझे कोई वो नहीं है, मैं आपके उससे विमोचन चाहता कि नहीं बेटा वहीं होगा, यहाँ फंक्शन है मेरा। अच्छा। नीरज जी का महानता, नीरज जी के पारे मीडिया पत्रकार पूरा हाल खचाखच। उनकी कविता के पास फिर उन्हें बुलाया, मेरी किताब का विमोचन दस्तरी में उन्हें नीरज जी ने विमोचन किया, सारे लोग थे। इस तरह से मेरा ये बड़प्पन उनका देखिए आप, बड़े लोगों का कृपा, लेकिन आज नहीं है लेकिन उनका वो याद है। तो ये मेरा 2015 में लास्ट है। इसके बाद अब सोचता हूँ बुंदेली में एक संकल्प, इस तरीके से मेरा ये। तो आप कुछ हम आपसे मंची अनुभव भी साझा आप करें, हम ये चाहेंगे कुछ अच्छा अनुभव मुझे भी आपके जीवन में रहा है। अनुभव तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक आध कोई। क्या है, नया नया कॉलेज से आया था तो मुझे एक्चुअल उर्दू का उतना वो ज्ञान था। एक गोष्ठी हुई, राजेश जोशी थे, उनके घर पर कैब भोपाल सारे लोग थे, तो मैं अपना पढ़ता था, तो मैंने एक गीत पढ़ा कि कह ना सके तुम ढह ना सके हम, होंठ सिए जीवन का राज रहे चुप 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 गुमसुम कह ना सके हम। तो मैं राज को राज पढ़ता था। अच्छा। मुझे पता नहीं कि इसमें नुक्ता है कि नहीं। हाँ। आप बताते ईमानदारी से। तो
उनने क्या, जब गोष्ठी खत्म हो गई हाँ तो कैब साहब ने मेरे गले में हाथ डाला। हाँ देखिए आप महानता बड़े लोगों जी, की। जी, जी। तो धीरे से कोने में ले गए हाँ। कि बेटा बहुत अच्छा गीत है, हाँ मैं चल तुझे 500 रुपये दिला दूंगा और राज को पूरा भी इसमें लिखवा, किसी इसमें तेरी पिक्चर में कर दूंगा। हाँ। लेकिन एक है कि राज नहीं, राज पढ़ा कर, जबर का जा है इसमें, राज हाँ। राज। हाँ तो देखिए सबके सामने नहीं बोला, सही बात। धीरे से बोला। जी, जी, तो उनसे धीरे धीरे उठते बैठते वो नहीं, लेकिन धीरे धीरे लिख देता हूँ, जी, लोग पसंद कर लेते हैं जी। इस तरीके से। तो आपका मनपसंद कोई गीत या गजल हम? अच्छा। बोल अबोले रहे सदा से, बोल अबोले रहे सदा से, देर लगी वंदन होने में, समझौते कुछ रास न आए, समझौते कुछ रास न आए, देर लगी चंदन होने में, देर लगी चंदन होने। फिसलन भरे रास्ते देखे, नीम अंधेरी रातें कितनी, रेत रेत मानिंद बिखर कर कटती रही जिंदगी अपनी, चुचवाते आँखों से आंसू, चुचवाते आँखों से आंसू, देर लगी अंजन होने, समझौते कुछ रास न आए, बूढ़ा हुआ शरीर भले ही, मन है सीधा साधा बच्चा, अपने सदा दगा दे जाते, भीतर का अनहद सुख सच्चा। वर्षा गई शरद ऋतु आई, वर्षा गई शरद ऋतु आई, देर लगी खंजन होने में, समझौते कुछ रास न आए। अंतिम है कि बाहों में बांधी ज्वालाएं, बाहों में बांधी ज्वालाएं, सांसों में खुशबुएं गमकती, और नींव दबे पत्थर के दम पर कलशों की रोशनी चमकती, नींव दबे पत्थर के बल पर कलशों की रोशनी चमकती, तप कर तनिक निखर पाए, तप कर तनिक निखर पाए हैं, देर लगी कुंदन होने में, समझौते कुछ रास न आए, देर लगी चंदन होने में, बोलो अबोले रहे सदा से, देर लगी वंदन होने में, समझौते कुछ रास न आए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। और कुछ मुक्तक की वानगी देखिए, एक दो मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। होता सदा प्रारंभ है उत्थान पतन से, होता सदा प्रारंभ है उत्थान पतन से, मिल पाया है इंसान का ये तन बड़े जतन से, दम तोड़ते शहीदों ने ये लाम पे कहा, दम तोड़ते शहीदों ने ये लाम पे कहा, कोई बड़ा भगवान नहीं होता वतन से, कोई बड़ा भगवान नहीं होता वतन से। और चार पंक्तियां तिरंगे को समर्पित है। देखिए तिरंगा देश का, हवा के रुख से दुश्मन की नियति पहचान लेता है, हवा के रुख से दुश्मन की नियति पहचान लेता है, कौन है अपना पराया जान लेता है, माँ बाप सा रोता बिलखता गोद में लेकर, वतन के वास्ते जब प्यारा बेटा जान देता है, वतन के वास्ते जब प्यारा बेटा जान देता है। और एक छंद की वानगी देखिए आप,
जी जी कृष्ण की बांसुरी अच्छा कितनी महान है जी कि सारी गोपियां, यहाँ तक कि राधा भी उनसे वो करती थी ईर्ष्या। जी 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 तो कृष्ण की बांसुरी देखिए आप हम्म, कि प्रेम की पुजारी ने है रंग रंगी कान्हा जू के, आहा, और रस भरे बोलन की तानो भई बांसुरी। क्या बात प्रेम की पुजारी ने है रंग रंगी कान्हा जू के, रस भरे बोलन की तानो भई बांसुरी। पोर पोर प्राणन ने पारस परस पायो, और कृष्ण की कृपा से ही महानो भई बांसुरी। वाह। और कौन सी तपस्या करी कृष्णा अधरान धरी, कितनी भाग्यशाली सही है। बात है कृष्ण जी के ओंठों पर जी, सजी रहती है। कौन सी तपस्या करी कृष्णा अधरान धरी, और गीता सी पवित्र प्राणवान भई बांसुरी। और प्राण सु प्यारो कान्हा राधा गोप ग्वालिनी को, प्राण सु प्यारो कान्हा राधा गोप ग्वालिनी को, और कान्हा जू के प्राणन की प्राण भई क्या बात बांसुरी। क्या बात कान्हा जी के प्राणन की प्राण भई बांसुरी। और इसके बाद एक गीत प्रस्तुत है, इसको मंचों पे लोगों ने काफी सराहा, और हमारे भाई धूमकेतु जी ने जहां मैं नहीं गया वहां इस गीत की पंक्तियां पहुंचा दी देश भर में। आप काफी गए, काफी घूमे, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी हम तलाशते रहे जिन्हें सदा मिले नहीं बात के धनी, नाटक नौटंकी की मुद्राएं ये भैया हमसे करते नहीं बनी। नाटक नौटंकी की मुद्राएं ये भैया हमसे करते नहीं बनी। काटते पहाड़ भरे दिन रहे मीठी सौगंध के लिए, कुंठाएं दर्द पी गई कितना एक अदद गंध के लिए। जिन्हें प्राणपन से सींचा हमने खिले नहीं फूल मधुबनी, नाटक नौटंकी की मुद्राएं ये भैया हमसे करते नहीं बनी। क्या बात है, बहुत ही शानदार। कैसे दे दें असत्य को आदर, नागफनी कैसे हम बांटें, ये सब हमसे हो नहीं सकेगा, सरेआम सत के देने काटे। हमको छल छिद्र ना सुहाते हैं, ना ही आडंबर की अलगनी, नाटक नौटंकी की मुद्राएं ये भैया हमसे करते नहीं बनी। और ये पंक्तियां जो देश भर में भाई ने पहुंचा दी मेरे आदरणीय धूमकेतु जी ने, कि युग का बदलाव हुआ कैसा, बगुले सब हंस हो गए, मेरी ही आंखों के सामने कंस परमहंस हो गए। युग का बदलाव हुआ कैसा, बगुले सब हंस हो गए, मेरी ही आंखों के सामने कंस परमहंस हो गए। कैंचुल बदले गए नहीं हमसे, सांसें मरते नहीं बनी, नाटक नौटंकी की मुद्राएं ये भैया हमसे करते नहीं बनी। बहुत शानदार। हम तलाशते रहे जिन्हें सदा मिले नहीं बात के धनी, नाटक नौटंकी की मुद्राएं ये भैया हमसे करते नहीं बनी। और अंतिम एक गजल की बानगी जिसे मैं गीत का कहता हूँ, तो देखिए बस अंतिम एक मेरी गीत का है। कद बड़े हुए लेकिन, कद बड़े हुए लेकिन सोचो बोनसाई है, ऐसे लोगों से अपनी उम्र भर लड़ाई है, ऐसे लोगों से अपनी उम्र भर लड़ाई है। समसामयिक बात देखिए, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य देखिए, लिखने की कोशिश की है। ऐसे लोगों से अपनी उम्र भर लड़ाई है, कैसी ये आंधियां चली, कैसी ये आंधियां चली,
धूल भरा मौसम है, भीतर का इंद्रधनुष टूटा, आंख डब डबाई है। ऐसे लोगों से अपनी उम्र भर लड़ाई है। लोग गंगा में, नर्मदा जी में दीप प्रवाहित करते हैं, दीप जला के छोड़ देते हैं। वहां से मैंने पंक्ति उठाई, देखिए जीवन दर्शन, कि गंग के बहाव में बहे हम जलते दीपक हैं। गंग के बहाव में बहे हम जलते दीपक हैं। एक हवा के झोंके ने आके लौ बुझाई है। ऐसे लोगों से अपनी उम्र भर लड़ाई है। दोस्तों हसीन शोहरतें सहज में नहीं मिलती, ये जीवन का अनुभव है। दोस्तों हसीन शोहरतें सहज में नहीं मिलती, कर्म के पसीने की ये पुण्य की कमाई है। कर्म के पसीने की पुण्य की कमाई है। ऐसे लोगों से अपनी, अंतिम में, कि परहित ही बड़ा धर्म है, परहित ही बड़ा धर्म है, जीवन का यही मर्म है। परहित ही बड़ा धर्म है, जीवन का यही मर्म है। आज बुढ़ापे में शंकर ये बात समझ आई है। कद बड़े हुए लेकिन सोच बोनसाई है। ऐसे लोगों से अपनी उम्र भर लड़ाई है। उम्र भर लड़ाई। संपूर्ण जीवन दर्शन, जीवन का सार, और किस तरह से हम जो उपलब्धियां हासिल करते हैं और किस तरह से हमें जीवन के दुख मिलते हैं, अलग अलग गीतों के माध्यम से, अलग अलग गजलों के माध्यम से, मुक्तक के माध्यम से हम सभी ने आदरणीय दीक्षित जी को सुना। अब हम जानना चाहेंगे, अब इस मतलब साहित्य के अलावा भी आपके कोई और शौक जो हो, क्योंकि हर साहित्यकार का जो चिंतन इतना सशक्त होता है कि वो खुद ही एक बड़ा आर्टिस्ट होता है। तो ऐसा कुछ शौक यदि आपका है तो उसके बारे में भी बताइए। मैं क्या है कि जब विद्यालय में पढ़ता था जी। तो क्रिकेट का मैं ये मध्य प्रदेश की टीम में था। अरे वाह। क्रिकेट खेलता था जी, जी, इसके बाद फुटबॉल भी, कबड्डी भी, सभी में मतलब शामिल था। और ये मेरे शौक थे। बांसुरी में बजा लेता हूँ, वहाँ बजाता था पन्ना में, उसके बाद छोड़ दी ये अपने थोड़े से। इसके बाद म्यूजियोलॉजी से मैंने वो किया है कोर्स, जो पुरातत्व में ये मूर्तियां, और डॉक्टर वाकालकर के साथ में गया था मंदसौर खुदाई के लिए, तो उसमें भी रुचि थी मेरी पुरातत्व में। इस तरह से जीवन के विविध आयामों से जुड़ा रहा हूँ, और बस इस तरह से सब चलता रहा। तो अभी हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आदरणीय दीक्षित जी से, जो कि ऑडिट विभाग में रहे हैं, और साथ ही साथ कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से आपकी जो लेखनी है वो चलती आ रही है लगातार, अनवरत, हर विधा में। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आधुनिक जो परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि आप बहुत समय से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो किस तरह का बदलाव आप पाते हैं साहित्य के क्षेत्र में, साहित्यकारों के रुख में, साथ ही साथ गीत के परिप्रेक्ष्य में भी हम जानना चाहेंगे कि जो नई विधा आई है नवगीत, तो नवगीत और जो हमारा पुराना गीत है, इन दोनों में क्या अंतर है, किस तरह से होना चाहिए? कुछ सुझाव, कुछ आपकी जो आपकी तरफ क्या से। है कि पहले क्या है, एक पारंपरिक गीत था, जैसा सोचा लिख दिया, लेकिन अपन ये नहीं देखते थे कि आज के इसके छंद विधान आज का वो है, तो बहुत सीधा सीधा सपाट गानी, लेकिन उनमें भी बात थी। पुराने जो गीत थे काफी मतलब चर्चित थे मेरे, लेकिन धीरे 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 समय के साथ बदलाव हुआ, और गीत ने बहुत संघर्ष झेला। गीत के साथ बहुत अन्याय किए गए। नई कविता वालों ने मिलजुल के इस पे अटैक की और इसको कहा कि गीत खत्म हो जाए, लेकिन गीत अजर अमर है, शाश्वत है, सही बात। कैसे हो सकता खत्म? गीत ने बड़े संघर्ष किए,
इस संबंध में मैंने तुलसी चौरा गीतों का जो है, इसकी पहली मेरी एक गीत का है, कुछ पंक्तियां उसकी प्रस्तुत कर रहा हूँ गीत के संदर्भ में। गीत कैसे मतलब पढ़ा कि जाने कब से मुरझाया था अपना झोरा गीतों का, और राम कसम फिर हर आया है तुलसी चौरा गीतों का। सरे आम जिसकी हत्या के लोगों ने पाखंड रचे, सुर्ख हुए चेहरे फिर गूंजा नगर ढिंढोरा गीतों का। जाने कब से मुरझाया था अपना झोरा गीतों का, राम कसम फिर हर आया है तुलसी चौरा गीतों का। राम कसम फिर हर आया है, वो जब जब आंधी से टकराया। गीत का बड़प्पन देखिए आप, कि जब जब आंधी से टकराया सूर्यमुखी उत्सव फूटे, दैया रे कांटों ने साहस और बटोरा गीतों का। अंतिम इसकी वो सुनाई देता हूँ कैसे गीत मर सकता है कि रतन जतन से ओढ़ा जिसको तुलसी सूर कबीरा ने, रतन जतन से ओढ़ा जिसको तुलसी सूर कबीरा ने, कैसे मेला हो जाए है धवल पिछोरा गीतों का। जाने कब से मुरझाया था अपना झोरा गीतों का, राम कसम फिर हर आया है तुलसी चौरा गीतों का। इस तरह गीत धीरे 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 आधुनिकता की ओर बढ़ गया और उसमें कुछ नए प्रयोग शामिल हुए। नए प्रयोग एक गीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ, पहले गीत की अपेक्षा आज का गीत देखिए, उसमें कुछ प्रयोग बन पड़े हैं मैंने कि रंग चित कबरे धारे कितने, रंग चित कबरे धारे कितने, बाहर भीतर से पहचाने कुछ लोग हमें लगते क्यों तीतर से। राजनीति कुछ है। रंग चित कबरे धारे कितने, बाहर भीतर से पहचाने कुछ लोग हमें लगते क्यों तीतर थे। रखनी पड़ी आत्मा गिरवी राजनीति के गृह प्रवेश में, रखनी पड़ी आत्मा गिरवी राजनीति के गृह प्रवेश में। उस साधु और शैतान यहाँ पर सम दिखते हैं छद्मवेश में। कुर्सी से चिपके रहते केवल स्पीकर से, पहचाने कुछ लोग हमें लगते क्यों तीतर से। लोक लुभावन लगते नारे, आखर आखर वादे लबरे झूठे। लोक लुभावन लगते नारे, आखर आखर वादे लबरे। है गरीब अधनंगा प्यासा, लिए हाथ में टूटे गगरे। देखिए नया प्रयोग देखिए, वो टनकदार क्यों ना हो पाए, टनकदार क्यों ना हो पाए, कांसे पीतर से पहचाने कुछ लोग हमें लगते क्यों तीतर से। अंतिम है कि दंभ नहीं सूरज होने का, हम तो केवल धर्म निभाते। दंभ नहीं सूरज होने का, हम तो केवल धर्म निभाते। मुरझाए संवेदन लेकर आहत जन की पीड़ा गाते। दंभ नहीं सूरज होने का, हम तो केवल धर्म निभाते। मुरझाए संवेदन लेकर आहत जन की पीड़ा गाते। उस सदाचार के पाठ पढ़े हैं बरगद पीपर से, सदाचार के पाठ पढ़े हैं बरगद पीपर से। पहचाने कुछ लोग हमें लगते क्यों तीतर से। रंग चित कबरे धारे कितने, बाहर भीतर से पहचाने कुछ लोग हमें। जैसा कि आपने देखा कि हम अभी बात कर रहे हैं आदरणीय दीक्षित जी से, जो कि ऑडिट विभाग से रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए हैं और साथ ही साथ मशहूर साहित्यकार हैं।
और आपके शौक जो रहे हैं, बांसुरी वादन आपका शौक रहा है, साथ ही साथ छात्र राजनीति में भी आप सक्रिय रहे हैं और स्पोर्ट्स पर्सन तो आप रहे ही हैं। तो अब हम आपसे जानना नहीं चाहेंगे, अब आपका कोई जो संदेश आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए, जो भी आप कुछ सुझाव देना चाहें साहित्य के क्षेत्र में या छंदबद्ध लेखन के क्षेत्र में, जो भी आपके मन में हो। मैं बस यही मंगल कामना करता हूँ कि साहित्य को परमार्जित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जन का सहयोग बहुत अपेक्षित। अगर जनता, हम लोग कभी सम्मेलन में जाते हैं, भाई धूमकेतु जी देश भर में घूमते हैं, अगर जनता का सहयोग नहीं मिले तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जनता की बात, जनता के मन की बात, उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई बातें वो कविता में जब लिखते हैं तो हमारा दर्द उनका दर्द बन जाता है। जो हमारा यथार्थ भोग है, उस भोगे हुए यथार्थ की अनुभूति जब हम लिखते हैं तो वो जन की हो जाती है और वो सार्वजनिक हो जाती है। इस तरह से उनका आशीष भी बहुत आवश्यक है और विशेष रूप से साहित्यकारों को आज के समय की जो पकड़ है, जो नब्ज है राजनीति की, इसकी उस पर लिखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कई लोग डरते हैं कि साहब वो उनको बंद कर देंगे, फलाना कर, बड़े बड़े साहित्यकार उनको बोलती बंद होगी, अलीगढ़ी ताले लग गए मुंह पर। तो ऐसा नहीं। दुष्यंत कुमार जी थे, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और वहीं से दुष्यंत पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो गए। जब उन्होंने लिखा, वो अपना उस समय वो लिखते थे, मैं उसका गवाह हूँ। अनुरागी जी के हाथे थे, मैं वहीं रहता था। तो जैसे लिखी उन्होंने गजल तो आके बैठ के सुनाते, कुछ कोई बातचीत नहीं, दादा के पैर पड़े और सुनाना शुरू किया। जब देश यहाँ लिखा उन्हें वहाँ छप गई, तो देश भर में दुष्यंत चर्चित हो गए। इसलिए कि उन्हें बिना निडर होके बात कही, क्या डरना है, जो सच बात है लिखना चाहिए, सच्ची नब्ज पर हाथ रखना चाहिए, ये कवि का धर्म है। और मेरा ये निवेदन है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी पर चलूँ। और धन्यवाद। तो आपका जो संदेश है हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचेगा कि जो सत्य है उसका साथ देना चाहिए, और क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा मन भी सत्य ही मानता है, तो झूठ पर हमें भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो एक जो साहित्यकार है जो कि आम लोगों के बहुत करीब होता है, दिल के करीब होता है, तो उनके दिल की बात भी सत्य की बात ही होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।